कहानी का नाम बाबूलाल की बैलगाड़ी। गांव का नाम था धनौरी, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू आज भी सांसों में बसती थी। वहीं एक बुजुर्ग किसान थे बाबूलाल। उनकी उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन चेहरे पर अब भी एक सच्चे किसान की चमक थी। उनका सबसे प्रिय साथी था उनका बैलगाड़ी और दो मजबूत बैल रामू और श्यामू। बाबूलाल हर सुबह सूरज उगने से पहले बैलगाड़ी में खेती का सामान भरकर खेत की ओर निकल जाते थे। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे, कहते थे बाबूलाल काका का दिल सोने का है। पर वक्त बदल रहा था। अब गांव में ट्रैक्टर आ गए थे। जवान किसान नई मशीनों से खेती करने लगे थे। बाबूलाल के बेटे शिवराम ने भी शहर जाकर नौकरी कर ली थी। वह चाहता था कि बाबूलाल भी अब आराम करे। एक दिन शिवराम गांव लौटा और बोला, बाबा अब बैलगाड़ी की क्या जरूरत, बेच दीजिए इसे, मैं आपको शहर ले चलता हूँ। बाबूलाल चुप रहे। उन्होंने बस एक नजर अपने बैलों की ओर डाली, जैसे उनसे पूछ रहे हो क्या तुम भी साथ छोड़ दोगे। शिवराम ने अगली सुबह बैल और बैलगाड़ी बेचने का फैसला कर लिया। मगर आधी रात को बाबूलाल उठे और चुपचाप बैलों को खोलकर गांव के कुएं के पास ले गए। उन्होंने रामू और श्यामू को गले लगाया और बोले, तुमने मेरा साथ दिया जब सबने छोड़ दिया, मैं तुम्हें यूं किसी और के हाथ नहीं बेच सकता। अगली सुबह जब शिवराम जागा तो बैल नहीं मिले। गांव भर में ढूंढा गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। 4 दिन बाद गांव में अचानक तेज बारिश हुई। नदी किनारे का पुल बह गया और गांव का संपर्क टूट गया। बाजार से राशन लाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि ट्रैक्टर और जीपें कीचड़ में फंस चुकी थी। तभी बाबूलाल सामने आए अपनी पुरानी बैलगाड़ी के साथ। रामू और श्यामू वहीं थे, थके हुए मगर तैयार। बाबूलाल काका, आप कहां से लाए बैल? सरपंच ने हैरानी से पूछा। बाबूलाल मुस्कुराए, जहां दिल होता है वहां रास्ता मिल ही जाता है। इसके बाद कई दिनों तक बाबूलाल ने गांव वालों को राशन पहुंचाया। बैलगाड़ी ही गांव की एकमात्र उम्मीद बन गई थी। शिवराम ये सब देख रहा था। वह अपने बूढ़े पिता की ममता और बलिदान से शर्मिंदा हो गया। एक दिन वह बाबूलाल के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बाबा, आपने जो किया वह कोई मशीन नहीं कर सकती थी। बाबूलाल ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा हर चीज का वक्त होता है, पर कुछ रिश्ते और परंपराएं वक्त से ऊपर होती हैं। उस दिन से गांव में फिर से बैलगाड़ी की इज्जत होने लगी। बच्चे उससे सैर करने लगे और हर त्योहार में बाबूलाल की बैलगाड़ी सबसे आगे रहती। बाबूलाल के जाने के बाद गांव में एक छोटी सी प्रतिमा लगाई गई, बाबूलाल और उनकी बैलगाड़ी, गांव की आत्मा। जरूर, यहाँ एक लंबी कहानी है जो एक किसान के जीवन और उसके कर्ज से जुड़े संघर्ष को बयान करती है। धरती का दर्द और दामन का बोझ। गंगा किनारे बसा सुखपुर गांव अपने हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। इन्हीं किसानों में से एक था रामदीन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी छोटी सी जमीन के टुकड़े को सींचने में लगा दी थी। रामदीन के लिए उसकी जमीन केवल मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उसकी सांसों का हिस्सा थी। उसकी पत्नी कमला, बेटे किशन और बेटी राधा के साथ उसका छोटा सा परिवार हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि प्रकृति ने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया। एक साल जरूरत से ज्यादा बारिश हुई और सारी खड़ी फसल पानी में डूब गई। अगले साल बिल्कुल सूखा पड़ गया और खेत प्यासे रह गए। रामदीन की हिम्मत जवाब देने लगी। परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया और खेती के लिए पैसे की जरूरत आन पड़ी। गांव का साहूकार लाला दीनदयाल अपने मोटे मुनाफे और कठोर ब्याज के लिए कुख्यात था। रामदीन जानता था कि लाला के पास जाना आग से खेलने जैसा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। उसने लाला से 50,000 रुपए का कर्ज लिया, इस उम्मीद में कि अगली अच्छी फसल उसे इस दलदल से बाहर निकाल देगी। लाला ने कागज पर अनपढ़ रामदीन से अंगूठा लगवा लिया और ब्याज की दर ऐसी रखी कि रामदीन कभी समझ ही नहीं पाया। अगले कुछ साल रामदीन ने दिन रात एक कर दिया। उसकी हड्डियों में दर्द रहता, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। कभी फसल अच्छी होती तो कभी कीड़े खा जाते, कभी मंडी में दाम नहीं मिलते तो कभी बिचौलिए सारा मुनाफा ले जाते। हर बार वह थोड़ी बहुत रकम लाला को चुकाता, लेकिन लाला का हिसाब बढ़ता ही जाता। ब्याज पर ब्याज, मानो एक अजगर रामदीन की गर्दन को कसता जा रहा हो। किशन, जो अब बड़ा हो गया था, अपने पिता का संघर्ष देख रहा था। उसने स्कूल छोड़ दिया और शहर में मजदूरी करने चला गया, इस उम्मीद में कि वह कुछ पैसे कमाकर घर भेज पाएगा। राधा, जो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, उदास रहती थी। घर में खुशियों की जगह एक अजीब सा बोझ आ गया था। एक दिन लाला दीनदयाल अपने लठैतों के साथ रामदीन के घर आ धमका। रामदीन, तुम्हारा कर्ज अब 2 लाख रुपए हो गया है, या तो जमीन बेचो या गांव छोड़ो। लाला की आवाज में जहर घुला था।
रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 50,000 रुपए का कर्ज 2 लाख रुपए कैसे हो गया? उसने बहुत कोशिश की, लेकिन लाला के हिसाब के आगे उसकी एक न चली। रामदीन सदमे में था। उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसकी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा था। गांव वालों ने उसे समझाया, लेकिन कोई लाला के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। किशन शहर से आया और उसने भी पिता को दिलासा दिया, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह इतना बड़ा कर्ज उतार सके। कमला ने रामदीन से कहा, हार मत मानो स्वामी, हमने अपनी पूरी जिंदगी इस धरती पर बिताई है। ये हमारी माँ है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। अगले दिन रामदीन ने एक अंतिम कोशिश करने का फैसला किया। वह गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और पंचों के पास गया। उसने अपनी आपबीती सुनाई, अपनी मजबूरियां बताई। पंचों ने लाला को बुलाया और हिसाब किताब की बात की। लाला, जो कानून की पेचीदगियां जानता था, अपने कागजात लेकर आया और उन्हें दिखाया कि सब कुछ कानूनी रूप से सही है। पंच भी लाचार थे। रात हुई, चांद आसमान में चमक रहा था, लेकिन रामदीन की आंखों में अंधेरा था। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, अपनी जमीन को निहार रहा था। उसके कंधे झुक गए थे और उसकी आंखें नम थी। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, धरती का दर्द और अपने दामन पर कर्ज का बोझ। उस रात रामदीन ने एक भयानक फैसला कर लिया। वह चाहता था कि उसके परिवार को इस बोझ से मुक्ति मिले। वह अपने खेत के बीच पहुंचा, जहां उसने अपनी पहली फसल बोई थी। उसने अपनी बेटी राधा को आवाज दी, राधा, जरा पानी पिलाना बेटी। राधा पानी लेकर आई। उसने अपने पिता के चेहरे पर एक अजीब सी शांति देखी। रामदीन ने पानी पिया और अपनी बेटी का माथा चूम लिया। अपनी माँ का ध्यान रखना बेटी, उसने फुसफुसाया। राधा को कुछ समझ नहीं आया। वह वापस घर चली गई। सुबह हुई, लेकिन रामदीन नहीं उठा। कमला और किशन उसे ढूंढने गए। उन्हें वह खेत में मिला, जहाँ उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी। रामदीन ने हार मान ली थी। उसने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी, ये सोचकर कि उसकी मृत्यु से उसके परिवार को कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। गांव में मातम छा गया। रामदीन की मौत ने सबको हिला दिया। उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हजारों ऐसे किसानों की कहानी थी, जो कर्ज के जाल में फंसकर अपनी जान दे देते हैं। रामदीन की मौत के बाद लाला दीनदयाल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, या शायद उसे समाज के बढ़ते विरोध का डर था। उसने घोषणा की कि वह रामदीन का कर्ज माफ कर देगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किशन ने अब अपने पिता की विरासत को संभालने की ठान ली। उसने शहर छोड़ दिया और गांव में ही रहकर खेती करने लगा। उसने तय किया कि वह कभी किसी साहूकार के चंगुल में नहीं फंसेगा। उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाई, ताकि वे मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कर सके और साहूकारों के शोषण से बच सके। रामदीन की कहानी एक दर्दनाक सच्चाई थी, लेकिन उसने सुखपुर गांव को एक नई दिशा दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसानों का संघर्ष कितना गहरा होता है और कैसे कर्ज का बोझ उनके जीवन को लील लेता है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि आपसी सहयोग और एकजुटता ही किसी भी मुश्किल से निकलने का एकमात्र रास्ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप इस पर और चर्चा करना चाहेंगे?